बारात घर पर ही आई। इतना नफरत क्यों करती हो तुम मेरी बहनों से सुरभि? उन्होंने क्या बिगाड़ा है तेरा? बहनें तो अपने अपने घर में राजी खुशी से हैं। वो सब साल में एक बार मिलने आती हैं तो क्या हर्ज है? आकर तो इतने स्नेहल भाव से घुल मिल जाती हैं सबों से। बच्चे भी बुआ बुआ की रट लगाए रहते हैं। इतना प्यार लुटाती हैं इन पर। अम्मा भी घंटों उनके साथ बैठकर पुरानी यादों को ताज़ा कर लेती हैं। अम्मा के चेहरे पर रौनक आ जाती है। गुस्से में सौरभ बोलते ही जा रहा था अपनी पत्नी सुरभि को। सौरभ पुराने दिनों के ख्यालों में खो गया। 2 बहनों के बाद सौरभ का जन्म हुआ था। सास 2 बेटियों के जन्म से थोड़ी नाखुश रहती थी। सुधा से सौरभ की माँ। साल भर छोटी बड़ी थी निधि और सुधी। दोनों बेटियों के गोरे चिट्टे और सुंदर चेहरे। सच भगवान ने बड़ा फुर्सत में बनाया होगा इन्हें। दोनों को एक जैसी प्रिंट वाली फ्रॉक पहनाती थी सुधा। खूब प्यार करती दोनों को। दोनों बेटियां आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही थी। घर के आंगन में फुदकती मस्ती करती खूब खेलते रहती। जेठानी के दोनों बेटों को सासू माँ दोनों बेटियों से ज़्यादा तवज्जो देती। कभी कभार तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता था तो जेठानी तनाव में कर बैठती। बच्चे तो ईश्वर का दिया हुआ सुनहरा वरदान होते हैं। बेटे और बेटी को देखने के नज़रिए में फिर फ़र्क क्यों? जितनी बेटों की माँ के कलेजों में अपने संतान के लिए प्यार उमड़ता है, उससे किसी भी तरह कम नहीं बेटियों के माँ के दिल में प्यार होता है अपनी बेटियों के लिए। दिवाकर बाबू सुधा के पति 2 भाई थे, दोनों नौकरी पेशा। आजकल दिवाकर बाबू थोड़े चिंतित थे अपने ट्रांसफ़र को लेकर। अभी तो ऑफिस घर से 20 किलोमीटर दूर थी तो रोज़ आना जाना कर लेते थे घर से ही। कल लिस्ट निकलने वाली थी ट्रांसफ़र की। जिसका डर था वही हुआ। इस बार पोस्टिंग उनके देश के दूसरे राज्य में हो गई। अब तो उन्हें ज्वाइन करने ही जाना था। उस पर से अपने परिवार को छोड़ भी नहीं सकते थे। अम्मा के कमरे में जाकर धीमे से सोई हुई माँ के बिस्तर के बगल में बैठ गए। अम्मा की आँख खुलते ही बोले, अम्मा बाहर के खाने पीने से परहेज है मुझे, तुम तो जानती ही हो। पोस्टिंग पर सुधा और अपनी दोनों बेटियों को लेकर चला जाऊंगा। अकेले सुधा पर इतनी जिम्मेवारी छोड़ना ठीक नहीं है। बेटियों की पढ़ाई के साथ साथ सुधा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो साथ रहना भी ठीक होगा। अब तो जल्दी जल्दी घर आना संभव नहीं हो पाएगा। मौके पर या त्योहार में ही आ पाऊंगा। दिवाकर अपनी माँ से बातें कर रहे थे। अम्मा को पता था कि सुधा फिर से गर्भवती है, फिर भी सब कुछ अनसुना अनदेखा कर गई। अम्मा ने सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी। दिवाकर बाबू अब अपनी बेटियों और पत्नी के साथ दूर शहर आ गए। ऑफिस के क्वार्टर में शिफ्ट भी कर गए। कुछ महीनों बाद सौरभ का जन्म हुआ। देव साहब जो दिवाकर बाबू के साथ ही काम करते थे, उनकी पत्नी जानकी ने हर पल उनका साथ दिया। हॉस्पिटल से लेकर घर तक, या यूं कहें कि सुधा की हालत ठीक होने तक। सच्चे दोस्त बहुत कम होते हैं और जब आपको ज़रूरत होती है तभी वो आपका साथ देते हैं। परिवार का साथ और स्नेह भी बना रहा। दिवाकर बाबू का समय चुटकियों में अपनी सीमा तय कर रहा था। दोनों बेटियों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर अच्छे घर परिवार में शादी कर दी। बारात घर पर ही आई। शादी दोनों बेटियों की एक साथ दिवाकर बाबू ने की। निधि विदा होकर भोपाल गई और सुधी ग्वालियर। इधर रिटायरमेंट का समय भी नज़दीक आ रहा था दिवाकर बाबू का। सौरभ भी पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बन गया और अपने पसंद की लड़की सुरभि से उसने शादी भी की। घर में सब खुशी खुशी थे। अब दिवाकर बाबू की पोस्टिंग फिर से अपने होम टाउन में हो गई। सौरभ अपनी पत्नी सुरभि के साथ जॉब पर चला गया। उसके आंगन में भी 2 बच्चों ने समय पे ही कदम रखा। माँ और पिताजी को सौरभ अपने पास ले आया। फिर दिवाकर बाबू की रिटायरमेंट हो चुकी थी। नौकरी में रहते उन्होंने अपने सभी काम कर लिए थे। अब बच्चों के साथ घूमते फिरते रहते, लेकिन परमानेंट आशियाना सौरभ के यहाँ ही था। सुरभि सास ससुर के साथ रहने से अधिक खुश न रहती, सिर्फ उनकी औपचारिकताओं से मतलब रखती। सौरभ के ऑफिस जाने के बाद समझो उनसे कोई लेना देना ही न रखती। दोनों पति पत्नी अपनी खामोशियों को ओढ़े रहते। कुछ देर के लिए पार्क हो आते, फिर कभी मंदिर की घंटियाँ बजा आते। घंटे 2 घंटे ये सब काम में निकाल लेते। एक दिन सुधा ने कहा, चलो कुछ दिन के लिए गांव चलते हैं, थोड़ा हवा पानी भी बदल जाएगा हम लोगों का
और थोड़ी चेंज भी हो जाएगी दिनचर्या। सौरभ को बताकर दोनों निकल पड़े गांव के लिए, जल्दी लौट आने का वादा करके सौरभ से। गांव के घर से सभी बाहर पलायन कर गए थे। मेन गेट का ताला जाम हो गया था। बारिश के पानी पड़ने से की वजह से किसी तरह उन्होंने ताला खोला। 1 साल बाद आए थे घर। धूल पूरी तरह चीज़ों पर अपने पैर पसार चुकी थी। अपनी बाई को फ़ोन से अपने आने की खबर दे दी सुधा जी ने। गीता आ चुकी थी। तीनों ने मिलकर पूरे घर की साफ सफाई कर डाली। मकड़ी के जालों को हटाया। रोशनदान में गौरैये के बच्चे चूं चूं कर रहे थे। एक दूसरे को देखकर तीनों आपस में मुस्कुराए। हर साल गौरैया यहाँ घोंसला बनाती है और अंडे देती है। एक छोटी कटोरी में पानी और चावल के कुछ दाने गौरैये के घोंसले के सामने दिवाकर बाबू ने रख दिए। खाना खाने के बाद दोनों आराम करने कमरे में आ गए। सुधा, सुनो जी, एक बात कहूँ, हम लोगों को यहीं रुकना चाहिए। बच्चों की अपनी ज़िंदगी है, हम क्यों दखल अंदाजी दें। सबको स्वतंत्र रहना पसंद होता है। हमारे वहाँ रहने से बहू भी नाखुश रहती है। हमारे भी पेंशन आते हैं और बचत के पैसे भी हैं थोड़े। सब तो सही है। दिवाकर बाबू, देख सुधा, तेरी बातें 16 आने सच हैं। यहाँ तो मेरा भी मन लगता है। यहाँ की नींव से जुड़ा हूँ मैं। लेकिन सौरभ को कहीं दुख न महसूस हो कि क्या वजह हुई मम्मी पापा वापस गांव चले गए। समाज 10 तरह के सवाल हम दोनों से करेगा। चलो ठीक है, देखता हूँ बात करके सौरभ से। तभी सौरभ का फ़ोन आता है। पापा, राजधानी की ट्रेन की टिकट मैंने अगले सप्ताह की कर दी है। आप दोनों आ जाइएगा। अभी कुछ बात भी करते हैं दिवाकर बाबू अपने बेटे से। तब तक सौरभ फ़ोन करके रख दिया। अनमने मन से दोनों चल पड़े। पहुँचते ही बच्चे उछल पड़े। सुरभि सपाट सा चेहरा बनाए हुए थी। सौरभ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई पापा आप लोगों को यात्रा में? अरे नहीं बेटा, सब कुछ ठीक था। अभी अभी फ़ोन आया, निधि कुछ दिनों के लिए माँ पिताजी से मिलने आ रही है। सौरभ से भी मिलना हो जाएगा। सुधा के चेहरे पर खुशियाँ चमक उठीं। माँ ने अपने कपड़ों का बैग खाली भी न किया था। बैग कमरे में वैसे ही किनारे पड़े थे। निधि अपनी कार से 5 घंटे का सफ़र तय करके आई थी। मायके में अपने पूरे परिवार को देखकर कितने ही बलैया ली सबों की। सबके लिए तोहफे मिठाई लाई थी। सुरभि निधि दीदी को प्रणाम कर रसोई में चली गई। नाश्ते का ठीक ठाक प्रबंध था। सबों ने साथ में नाश्ता किया। रात होने को आई गपशप का दौर शुरू हो गया निधि का। खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। निधि अपनी माँ के साथ सोने चली गई। दिवाकर बाबू ड्राइंग रूम में दीवान पर सो गए। पानी की बोतल किचन में ही छूट गई। निधि कमरे से निकलकर किचन तक गई ही थी कि सौरभ के कमरे से सुरभि की आवाज़ सुनकर उसके कदम ठिठक गए। माँ बाबूजी को देख रेख करने की जिम्मेवारी सिर्फ मेरी ही है क्या? क्या बेटियों का कोई फर्ज नहीं बनता? उसकी भाभी सुरभि बोले ही जा रही थी। बोलिए दीदी को कुछ दिन आपने पास इन लोगों को लेकर जाएं। उनकी बिटिया आकर और मेरा दिमाग खराब करती है। सौरभ, क्या बकबक कर रही हो सुरभि? पता है तुम क्या बोल रही हो? अगर वो लोग सुनेंगे तो कितना दुख होगा उन्हें। अब चुप भी करो। जितना ये घर मेरा और तुम्हारा है उतना ही माँ पापा का भी है। काफ़ी योगदान है पापा का इस घर को खरीदने में। जब भी दीदी लोग आती हैं तेरा यही बर्ताव रहता है। और ये लोग कौन से तुम पर आश्रित हैं? इतना हमें सपोर्ट है इनसे। चाहे बच्चों को बस स्टॉप छोड़ना हो या होमवर्क करवाना हो, पापा सब देख लेते हैं। माँ भी रसोई में तुझे इतना हेल्प करती है। कोई भी खाना बनाते समय बिगड़ जाए तो माँ चुटकियों में उसमें स्वाद वापस लाने के गुर तुझे बता देती है। और जहाँ माँ बाप रहेंगे बेटियाँ उनसे मिलने वहीं तो आएंगी, समझी? इससे अधिक निधि से सुना न गया। बड़ी देर से पानी लेकर आई बेटा। निधि के जाते ही माँ ने पूछा। निधि, हाँ माँ, सब्जियाँ बाहर पड़ी थीं, वहीं फ्रिज में रखने लग गई थी। निधि माँ को झूठ बोल गई। मन भारी हो गया था उसका। आंखों की नींद गायब हो गई थी। सौरभ, इस बार माँ पापा को लेने आई हूँ, दोपहर को निकलेंगे। निधि अगले दिन सुबह सौरभ से कहा। इतनी जल्दी वापस जा रही हो दीदी? और माँ पापा को अगर जाने का मन है तो कुछ दिन लेकर जाओ, नहीं तो मैं मिलाने ले आता तेरे से। वैसे सुरभि बोल रही थी दीदी आई है तो कितना अच्छा लग रहा है, कुछ दिन और रुक जाती तो अच्छा था। सौरभ निधि की ओर से बेमन से झूठ बोल गया। फिर आऊँगी जल्दी ही। माँ पापा को
रात का कोई भी वाकया निधि ने नहीं बताया और उसने सोचा कि जैसे माँ पापा अपने बेटे पर विश्वास और प्रेम से जोड़े हैं उसे यथावत ही रहने दिया। अपने से द्वंद्व करती निधि क्या करती? क्या यही अस्तित्व होता है हम बेटियों का? नहीं नहीं, ये गलत है। अपने मन को समझाती रही वह। रूंधे गले को शांत कर रही आंसुओं ने कतार बनाकर गालों से होती हुई गर्दन तक जा पहुंची थी। कपड़े का बैग जैसे रखा था उसे वैसे ही उठाकर दिवाकर बाबू गाड़ी की डिक्की में डाल दिए। दादू दादी जल्दी आना, बच्चे हाथ हिला रहे थे, बाय बाय कर रहे थे। बेटियां होती ही हैं मायके को जोड़ रखने के लिए। दुआएं और प्रेम के अलावा उनके दिल में कुछ नहीं होता। लोभ क्रोध से दूर होती हैं। हमें उनकी भावनाओं को सर आंखों पर रखना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।